नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं। जो नतीजे हैं वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक हैं। बहुत सारे संदेश इन नतीजों में छुपे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जहां पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से सत्ताधारी पार्टियों की विदाई हुई है, वहीं असम और पुडुचेरी में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की वापसी हुई है। बंगाल में पहली बार इतने दिनों में आज़ादी के बाद कमल खिला है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता को वामपंथियों से छीन लिया है, जबकि सत्ताधारी जो लेफ्ट है उसकी जो स्थितियां हैं वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक नज़र आ रही हैं। गठबंधन को जनता ने विदाई का संदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बहुमत से, बल्कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तस्वीर साफ तौर पर सामने आ चुकी है। और इन विधानसभा चुनावों में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टियों की विदाई ने एंटी इनकम्बेंसी पर मोहर भी लगाई है। 5 राज्यों के विधानसभा, बल्कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नतीजों के लिए लगातार जिस तरीके से पूरे देश में एक राजनीतिक टेम्परेचर है, वो अपने आप में एक अलग तरीके का माहौल दर्शाता है। राजनीतिक तस्वीर तेज़ी से साफ हो चुकी है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई हो चुकी है। और 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथियों को पछाड़ कर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई थी। चौथी बार ये माना जा रहा था कि दीदी सत्ता में आएंगी, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे थे कि 4 मई दीदी गई और आज वास्तव में दीदी चली गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से बीजेपी की अपनी लाइन शुरू से ले ली थी, और ऐसा लगा चुनाव परिणामों के बाद कि उनकी जो लाइन थी बहुत सही लाइन लेंथ पर वो चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, अगर संविधान और तमाम दृष्टिकोणों से उनको कसौटी पर कसा जा सकता है, लेकिन उनके तमाम फाउल भी हैं, लेकिन पार्टी के दृष्टिकोण से, सत्ता के दृष्टिकोण से एक प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी और सिमट गई है। केरल को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बंगाल में नगण्य है, पहले भी थी। हालांकि वो पूरी सीटों पर वो 294 पे चुनाव लड़े थे। इसका मकसद क्या था? क्या ममता को पछाड़ना था, ममता का नुकसान करना था, या अपनी जीत दर्ज करनी थी? पता नहीं। लेकिन केरल में 10 साल के बाद जो कांग्रेस वाले गठबंधन यूडीएफ की सत्ता में वापसी हुई है, और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में सत्ता में वापसी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष को संदेश है और बीजेपी को प्रचंड जनादेश है। तो विपक्ष को संदेश और बीजेपी का जनादेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आई थी उस वक्त, बहुत सारे लोग पोलस्टर इस बात को कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार लगभग 2 दशक की वहाँ मेहनत है, बंगाल में संघ की मेहनत है, वो अपने आप में उनके जो शिखर पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक तरीके से ये उपहार, उनको ये जीत पार्टी उनको डेडिकेट करेगी। मुझे ऐसा लगता है। ये दृश्य ज़बरदस्त तरीके से हैं। बंगाल और असम में लगातार इस तरीके दिल्ली तक जश्न हो रहा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थितियां अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सुखद हैं। तो सीधे ये वजह क्यों हुई, इसकी वजह क्या है, किन वजहों से ये इस तरीके की जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत विचारणीय बिंदु है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय खेड़ा हैं इस कार्यक्रम में। स्वाति चंद्रशेखर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मनीष शर्मा अभी आने वाले हैं, और महेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिल्ली से जुड़े हैं। राकेश परमार हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक ऐसे नतीजे हैं। महेंद्र सिंह से सीधे शुरुआत करेंगे। महेंद्र सिंह, ये जो नतीजे हैं ओवरऑल
4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, क्या संदेश है, क्या ये नतीजे कहना चाह रहे हैं? से वेस्ट बंगाल को छोड़ दिया जाए तो मेरी जो उम्मीद थी लगभग उसी तरीके से मैं जो है कहता था कि तमिलनाडु में भी पीके बड़ा रोल अदा करेगी और कांग्रेस असेंबली की तरफ ले जाएगी और वो लीड कर रही है। उसके अलावा केरल में तो एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस वाला गठबंधन सत्ता में आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पारंपरिक तौर पर ये एलडीएफ यूडीएफ होता रहता है। पुडुचेरी में कोई खास परिवर्तन की उम्मीद वैसे भी नहीं थी, बहुत छोटी सी विधानसभा होती है, 1-2 सीटों से इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। आसाम में मेरा मानना था कि आसाम में बीजेपी वापसी कर रही है, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कांग्रेस बहुत मतलब बहुत बड़ी टक्कर में है। बंगाल में जरूर उलटफेर की इतनी आशंका नहीं थी जितनी आशंका सच साबित हो रही है कि बिल्कुल एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की होगी और ममता बनर्जी बिल्कुल बीजेपी की जगह आ जाएंगी 2/3 से बिल्कुल इधर की तरफ। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइन पे रिजल्ट है। बाकी सभी जगहों पर तो कमोबेश ऐसी स्थिति बन रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा आकलन था उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। अब रही बात कि वेस्ट बंगाल में ऐसा क्यों हुआ, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ, इसमें बहुत सारे कारण हैं जो दूसरे राज्यों से अलग हैं। एक तो यह है कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा फोकस बंगाल में था और पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई और पूरा पिछले 2021 के चुनाव के बाद से ही बीजेपी की एक ही रणनीति थी कि किसी भी तरीके से वेस्ट बंगाल में सत्ता अपने हाथ में लेना। और जब ये उड़ीसा जीते तो इस पे और मुहर लग रही थी कि अब शायद जिले को भी जीत लें। और इसमें एफआईआर का बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ, इसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा रोल है, जनता का तो जो है और निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत अच्छे से कैंपेन करती है, बहुत वो सारी चीजें हैं। कन्विंस करने में कामयाब रही बीजेपी जनता को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जीत है और बीजेपी को उसकी बधाई भी देनी चाहिए, क्योंकि अंततः जनता ही सर्वोपरि है और जनता ने बीजेपी को चुना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आकलन किया जाए तो वो बहुत सारे जो मतदाता जो वाकई वोट डाल नहीं पाए, करीब 26-27 लाख मतदाता हैं जो कि किन्हीं कारणों से उनको वोट डालने से रोका गया वो। और दूसरा कि एसआईआर में बहुत सारे ऐसे वोटर्स भी हटे जो मृत थे, जो फर्जी थे, वो भी एक बड़ी वजह होती है कहीं पर भी सत्ताधारी पार्टी के लिए। तो वो एक मैं मानता हूं कि एक हुआ असर। दूसरा जो मतदान बढ़ा, जो करीब 8%, 8-9% के आसपास बढ़ा मतदान, बल्कि और ज़्यादा 10% के आसपास बढ़ा है मतदान, तो उसमें भी 2% के आसपास महिलाओं का मतदान जो बढ़ा है। मैं मानता हूं कि महिलाओं को कन्विंस करने में बीजेपी कामयाब रही है और तात्कालिक कारण एक लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि बहुत सारी घटनाएं, संदेश खाली से लेकर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली घटनाएं और बहुत सारी घटनाएं हुई। इसके अलावा मैं मानता हूं कि शायद थोड़ा बहुत जो संसद में बिल जो लाए थे चुनाव के दौरान के आरक्षण वाला महिलाओं को, शायद बीजेपी ये कन्विंस करने में कामयाब रही कि ये पार्टी महिलाओं की हितैषी नहीं है और बीजेपी सच्ची महिलाओं की हितैषी है। तो 2-3% भी अगर वोट महिलाओं का उधर से इधर हुआ तो आप सोचिए कि केवल 6.5-7% वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं और सत्ता में बहुत बड़ी जीत मिली है। तो आप मानिए कि 2-3%, 3% अगर महिलाएं बीजेपी की तरफ आ गई, इसके अलावा एसआईआर का 1-2% फर्क पड़ गया, इसके अलावा इस बार माइग्रेंट वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में बंगाल में गए हैं तमाम जगहों से। उसके 2 कारण रहे। एक तात्कालिक कारण मिल गया कि गैस की शहरों में बहुत बड़ी तादाद में किल्लत हुई, तो बहुत सारे ठेली रेहड़ी पटरी सब लगाने वाले माइग्रेट कर गए। दूसरा, ट्रेनों में भर भर के पार्टियों ने रिजर्वेशन करा के उनको यहाँ से ले गए हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेंट वोटर्स रहे वहाँ पर और उन्होंने भी वोट किया
कुछ लोगों ने इसलिए भी वोट किया कि अगर वोट नहीं करेंगे तो शायद वोटर लिस्ट से नाम कट जाए अगली बार। इस प्रकार से ठीक है। वो करीब 92% के आसपास मतदान वहां हुआ। तो ये भी बड़े कारण रहे। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें महेंद्र सिंह जी ने रखी हैं। आलोक जी इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कायस जी जुड़े हैं असम से। प्रकाश जी, क्या आपने उम्मीद की होगी कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए असम में? जी, उम्मीद तो थोड़ा सा थी। हम पहले भी बोल चुके थे जी कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन सीटें जो थे थोड़ा कमने की आशंका थी। लेकिन एग्जिट पोल का जो रिपोर्ट थे, अभी एग्जिट पोल से भी कम से कम 10 सीटें आगे बढ़ चुकी है जी बीजेपी का। जी तो एग्जिट पोल का रिपोर्ट भी अभी उससे भी थोड़ा ज्यादा हो चुकी है असम के क्षेत्र में। जैसे जी कि अभी को जानने को मिल रहा है कि 100 सीटों से भी आगे बढ़ सकती है बीजेपी। अभी भी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा बहुमतों से असम में सरकार बनाने की अभी कुछ कवाज में है। और इसके बहुत सारे वजह है। जो वजह है कि जैसे कि ये चाय जनजाति के लोग थे, उसके 30 सालों से जिसको वो अपने घर या माटी में बसे हुए थे, उस पर कोई पट्टा नहीं मिला था। तो हेमंत सरकार ने ये जो है लोगों की छोटे छोटे जो जरूरत है, छोटे छोटे जो आशा है और बहुत दिनों की जो आ, समस्या है, इन समस्याओं पर वो गौर किया था। और इसी की चलते शायद इस बार इलेक्शन में सुनाई दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सुन रहे हैं, आप बोलिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं हम, बोलिए। और इसी के चलते शायद हिमंत बिश्व शर्मा एक बहुत ही एक्सपर्ट मुख्यमंत्री है। जैसे कि आसाम को चाणक्य बोला जाता है उसको। तो उसी के चलते जो छोटे छोटे जाति थे, छोटे छोटे समस्या थे, वो छोटे छोटे समस्या को लेकर हिमंत बिश्व शर्मा गंभीर थे। और जैसे कि चाय जनगोष्ठी के चाय बागान में काम करने वाले को भी इलेक्शन का पहले वो माटी का जो पट्टा था पट्टा भी दिया। और कुछ लोगों को चाय जनजाति को जैसे कि 5000 करके उसको एक कालीन मदद भी की। और ज्यादा इसमें जो है बीजेपी का आसाम का रणनीति है। जो हिताधिकारी का जो आसनी था वो बहुत रंग लाया है। जी जैसे कि आप जानते हैं कि 40 लाख जो महिला थे, 40 लाख महिला को अरुणोदय से जुड़ा गया है और एक कालीन 9000 करके रुपया दिया। और एक बात है, जब भी हिमंत बिश्व शर्मा कोई भी रैली में वो भाषण देते थे, अपने वक्तव्य आगे बढ़ाते थे, तो छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे समस्या जैसे चावल, दाल, चीनी, मीठा तेल, ये सब के बारे में बात बोलते थे। तो इस बार भी वही हर मीटिंग में एक ही था कि इस बार अगर हम जीत जाए तो अगले अगले बार हम मीठा तेल देंगे। जैसे कि चावल, दाल, चीनी का बात होता रहा, चलता रहा, तो बोलता रहा कि अगले बार अगर हम जीत जाए तो मीठा तेल देंगे। तो ये जो छोटे छोटे सामान हैं, जो गरीब लोग हैं, ये सब इसी के चलते चले भाई अगले बार अगर हेमंत जीत जाए तो मीठा तेल मिलेगा। इसका भी बड़ी कारण है। और भी बहुत बड़े कारण जी है, जैसे कि यहाँ का जो संस्कृति है, कला कृष्टि है, जो आज तक किसी सरकार ने इतनी जोर से गुरुत्व नहीं दिया था, लेकिन हेमंत जी ने उसको गुरुत्व दिया। जैसे कि बिहू को विश्व दरबार पर प्रतिष्ठा किया, मोदी जी को लाके बिहू को यहाँ प्रदर्शन किया। उसके बाद जो चाय जनगोष्ठी का झूमर नृत्य है, उस झूमर नृत्य का भी विश्व दरबार में प्रतिष्ठा किया, उसमें भी मोदी जी आए थे। इसके बाद जो इसमें कार्बी जनगोष्ठी है, इसके जो बागरुम्बा बोलता है, बागरुम्बा नृत्य को भी ये विश्व दरबार में प्रतिष्ठा करने के लिए इसमें कार्यक्रम किया। तो ये सब कारण है। ये सब कारण के वजह से यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जनता उसे बहुत इस चीज से प्रभावित हुए और इलेक्शन में हेमंत जी को फिर से तीसरे बार फिर से बहुमत से आगे बढ़ाया। और भी बहुत कारण है, जैसे कि यहाँ के विकास का लेकिन जैसा कि आप लगातार चर्चा कर रहे थे कि जुबिन का मसला जो बहुत अपने आप में बहुत बड़े कलाकार थे, ये लग रहा था कि जुबिन गर्ग का मसला जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत हुई है। जुबिन का मुद्दा दिक्कत था, लेकिन अभी तो देखने को मिला है कि जुबिन का मुद्दा जितने वोट को काटता था, तो लेकिन वो वोट तो अभी नहीं हो पाया, क्योंकि जबकि जुबिन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और जुबिन के लेके अभी भी चल रहा है। मैं पहले भी बोल चुका है कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोग
जुबिन के मतलब न्याय मिलने की विश्वास बीजेपी ने अर्जित किया और कांग्रेस पे लोग विश्वास नहीं कर पाए। नटसेल में यही बात है। बहुत लगातार आप बने रहिए। और इसी विश्वास के आगे रखते हुए आम जनता ने बीजेपी को फिर से एक बार जी धन्यवाद प्रकाश जी, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य वरिष्ठ पत्रकार हैं बंगाल से, और स्वाति चंद्रशेखर हैं, कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं और पूर्व पत्रकार भी हैं। वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं कर्नाटक से। स्वाति जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। विजय खेड़ा को बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी आज, क्योंकि विजय खेड़ा की पार्टी और उनके नेताओं ने, खुद विजय खेड़ा जी ने भी क्रांति कर दी बंगाल में, इतिहास रच दिया। असम में सत्ता में वापसी, बंगाल में सत्ता छीन ली अपने आप में। विजय खेड़ा जी, कोई 2-3 बड़ी वजह बताइए बंगाल में क्यों आप जीते। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को पूछा विजय खेड़ा। अच्छा, विजय खेड़ा, अनम्यूट करिए विजय खेड़ा, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। आपकी, अरे आज तो आवाज बुलंद होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, नमस्कार, नमस्ते, बोलिए, बहुत बधाई आपको, बोलिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये है कि मोदी जी और योगी जी, इन्होंने जो शासन चलाया उसमें पूरी हिंदुस्तान भर की जनता का भरोसा हो गया है। और इसका उदाहरण दिल्ली, फिर बिहार, फिर वो हर जगह से हमको सफलता मिल रही है। तो ये मुख्य कारण तो उसका ये है। अब रहा सवाल ये कि आप ये कह रहे थे मुख्य और क्या कारण है। देखिए, ये चुनाव राष्ट्र प्रेम बनाम राष्ट्रद्रोह हो गया। ये चुनाव जुल्म बनाम सुरक्षा हो गया। ये चुनाव रेप बनाम महिलाओं की रक्षा हो गया। ये चुनाव तानाशाही बनाम प्रजातंत्र हो गया। इसलिए ये चुनाव पूरा ममता बनाम जनता हो गया। हम तो जहां थे, हमारी मेहनत है वो तो सब जानते हैं, हमारा काम सब जानते हैं। योगी का काम जनता के वहां सर चढ़ के बोला है कि यही बचा सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण उसके यही थे। अब जैसे मेडिकल कॉलेज, बंगाल की बात कर रहा हूँ अभी, इसके बाद तो जी बाकी की जैसी है। जैसे कि अब मेडिकल कॉलेज का रेप हुआ था, बहुत दिनों तक उसको, डीन को, प्रिंसिपल को, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना और उल्टा ये कहना कि रात को 11 बजे 8 बजे के बाद लड़कियां ना निकलें, औरतें ना निकलें। इसने बहुत असर डाला जहां तक मैं समझता हूं। तो यंग जनरेशन में, पर्टिकुलरली लेडीज 18 से लेकर 25 साल की जो बच्चियां हैं, वो तो एकदम एक वोट देने को तैयार नहीं थी ममता जी। ऐसा माहौल बना था उस जुलूस में। और बाकी बना जो राष्ट्र प्रेम राष्ट्रद्रोह बनाम जो चुनाव हुआ है, वो घुसपैठिया है। आप कैसे कर सकते हैं ये कि हम घुसपैठिया को वोटर भी बनाएंगे, शरण भी देंगे और उनसे हिंदुओं को पिटवाएंगे भी आप। और ममता जी का सबसे बड़ा देशद्रोही काम ये है कि आप क्या भारत सरकार को फेंस बनाने के लिए बांग्लादेश की बॉर्डर पे जमीन नहीं देंगे। कोई जमीन सरकार अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए मांग रही थी केंद्र सरकार। यानी आप आर्मी कह के तरस गई, वहां से बीएसएफ के इन्होंने टेंट उठा दिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के टेंट्स तक नहीं लगने दिए, तो और ताकि फेंस से इनके वोटर आए, उन्हें बसाएं। ऐसे को कौन पसंद कर सकता है। पूरे हिंदुस्तान में ही जनता ममता जी के ऊपर थू हो रही थी, वहां की तो बात क्या करें। अब आसाम का दूसरा उदाहरण आपको एक देता जाऊंगा मैं। गुलाम नबी आजाद ने एक बात बोली थी, पब्लिकली प्रेस में बोली थी कि हम लोग चाहते थे हेमंत बिस्वाल मुख्यमंत्री बन जाएं। सोनिया गांधी उसके लिए तैयार थी और तैयार होकर सारा फैसला हो चुका था। मैं बोल रहा हूँ बना उनके भाषा में जो गुलाम नबी जी ने बोला है। और उन्होंने कहा लेकिन राहुल गांधी अड़ गए, नहीं उनको नहीं बनना। तो अगर आप राहुल गांधी की अड़ियलपन से पार्टी खुद ही बर्बाद हो रही है, सही नेतृत्व को आप बाहर करते हो, कभी आप उनको बाहर किया आपने सिंधिया जी को, तो कभी मध्य प्रदेश चला गया, फिर आपने यही हरकत उत्तर प्रदेश में की, कहीं आरपीएन सिंह को नेग्लेक्ट किया, कहीं रीता बहुगुणा को नेग्लेक्ट किया, कहीं विजय खेरा को भी नेग्लेक्ट किया। मैं भी आईसीसी मेंबर था, वाइस प्रेसिडेंट, सो मेनी थिंग्स। तो आप एक एक करके जितने परिवार थे कांग्रेसी जिनके खून में थी, उनकी बेइज्जती करके नए आप चंपू खिलाड़ियों को लेते आ रहे हर जगह। तो वो भी एक कारण रहा कि लोगों का भरोसा कांग्रेस से पूरा उठ चुका है। नहीं तो ये भी दुर्दशा ऐसी बुरी तो नहीं होती कम। अब रहा जैसे केरल की बात करें, वहां अगर कांग्रेस आ गई है, उनका ग्रुप फ्रंट आ गया है उनका, तो उसका एक कारण कम्युनिस्ट पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व से बाहर निकाले जा चुके हैं। कहीं कम्युनिस्ट बचा नहीं, एक कम्युनिस्ट कंट्री बचा नहीं है। इवन चाइना सोशलिस्ट से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। तो वो कम्युनिस्ट से जो चिड़ थी उसमें केरल चला गया तो इनको मिल गया, हम लोग वहां थे नहीं कुछ, फिर भी हमने वहां खाता खोला,
अब उत्साह मिला, अगला नंबर केरल की तरफ होगा। तमिलनाडु में जो 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 इन्होंने बयान दिए थे हिंदुओं के खिलाफ, गाय खाने के लिए हक में, कहीं जाने क्या क्या देश के खिलाफ बोला था, उसका इनको प्रसाद मिलना चाहिए सर थलापति तो हिंदू नहीं अच्छा है, हुआ। हमें तो जिनकी पार्टी जीती है वो हिंदू नहीं है ना। थलापति तो हिंदू नहीं है, थलापति विजय तो हिंदू नहीं है। नहीं, मैं ये हिंदू नहीं नहीं है ना वो। राष्ट्र की बात मैंने, जिनको गौ की बात बहुमत करी मिल और रहा है, राष्ट्र जो की बात बहुमत के करी, करीब है, राष्ट्रीय उनको, वो हिंदू वाली पार्टी नहीं है। वहां तो केरल और तमिलनाडु में आपको होना चाहिए था, तो केरल और तमिलनाडु में भी आपने खूब जोर लगाया है, तो वहां क्यों नहीं आपका जो ये चल पाया? डीएम हमको सिर्फ वहां डीएमको को उखाड़ना था, इससे आगे ना हमें उम्मीद थी, ना आशा थी, ना हमने कभी सोचा था। और तो और प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बोला था कि हम विजय को मुख्यमंत्री बनाएंगे। याद हो अगर आपको, शायद आपको तो हो गई होगा, कम से कम इतना मैं जानता ही हूँ। मोदी जी ने ये बोला था हम उनको बनाएंगे, तो कभी कहा ही नहीं था। तो हमारा तो स्टेक था ही नहीं। हमारा स्टेक तो इतना था किसी तरीके से वो लोग जाएं जो राष्ट्रद्रोही बनते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हमारे पास एक ही चीज फोकस है, राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले। भाजपा कुछ नहीं उसके आगे। ठीक है, और वही जहां हमें दिखता है राष्ट्र का नुकसान है, तो कोई भी उसको फायदा पहुंचा सकता है राष्ट्र को, हम उसके साथ खड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद विजय भाई, धन्यवाद। स्वाति चंद्रशेखर को लेंगे। स्वाति चंद्रशेखर, कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अगर केरल को छोड़ दिया जाए तो निराशा ही है। बंगाल में कांग्रेस की दशा आपको पता ही है, 2-3 चुनावों से ऐसी हो रही है। और तमिलनाडु में भी आपका गठबंधन बिल्कुल उधड़ के ख़त्म हो गया एक तरीके से, उसकी जो गति है सबको पता है। असम में जो स्वाति जी उम्मीदें थी, उस उम्मीद से बहुत ज़्यादा नीचे आप डिक्लाइन हो गए। कैसे काम चलेगा? जैसे अभी विजय जी कह रहे थे कि भाई आप लोग जो काबिल नेता हैं उनको आप लोग कहीं कुछ बढ़ाते नहीं आगे, और जो लोग चरण चुंबन वाले हैं कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द वही रहते हैं। तो अब तो एक राष्ट्रीय पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में। स्वाति? नहीं दुर्गेंद्र जी, एक बात तो अभी समझना चाहिए, आपको चुनाव करने के लिए आगे देश में पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड में काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस कांग्रेस से जो बड़े बड़े नेता है, अच्छे नेता है, उनको लेते रहो दूसरे पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में, बीजेपी में, और वहां पे जीतते रहो। और दूसरा डंडा भी आ चुके हैं आजकल कि एसआईआर कर लो, तो फिर खास करके जो बंगाल में 27 लाख वोट उन्होंने, जो जिंदा है लोगों का, तो उनका वोट उन्होंने निकाल दिया। और असम में तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, तो फिर दिल्ली में मतलब क्षेत्र ही डिलीट कर दिए थे। तो वहां पे इतने सारे लोग एसआईआर के नाम पे चले गए थे, इतना बड़ा कांड हो गया था। तो बहुत बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन इंजीनियरिंग और इलेक्शन मैनेजमेंट इस देश में चल रहा है। आगे करके आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस देश में, अगर आपको चुनाव जीतना है तो बस चुनाव इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर चलेंगे तो फिर आप चुनाव जीत जाएंगे। दूसरे पार्टियों से बड़े ये ऑप्शन आपके पास नहीं है ना स्वाति चंद्रशेखर, ये ऑप्शन आपके पास कहाँ है? आपको तो हारना ही है, आपके पास ऑप्शन कहाँ है? ये इलेक्शन कमीशन आपके साथ क्यों आएगा? इनके ऊपर प्रहार कर दिए तो हो गया बस काम। नहीं देखिए, असम चुनाव के समय पे मैं कह रही हूँ कि अगर 10 साल बहुत अच्छा काम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया होगा, तो हमारे यहाँ से तो गए, वहां से मुख्यमंत्री बने, तो फिर 10 साल उनको कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अगर 10 साल उन्होंने अच्छा काम किए हैं, तो फिर हमारे 3 जो बड़े बड़े नेता है, उसमें खास करके हमारे दोस्त भी है जो बरदौलाई जी, जो अभी सिटिंग एमपी भी है, तो फिर उनको आपको लेने की क्या जरूरत थी? तो फिर आपने इतना अच्छा काम किया, आपके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और जो मैं वास्तविक रूप से ये बात आपको कहना चाह रही हूँ कि चुनाव के एकदम 10 दिन पहले जो हमारे पार्टी में थे और हमारी पार्टी को समर्थन दे रहे थे और जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग्स वगैरह में शामिल होते थे, डिसीजन मेकिंग के नाते एक लीडर रहे, तो फिर ऐसे 10 दिन में क्या बदल जाएगा उनको कि उनको प्रेरित हो जाएगा कि या उनका बीजेपी का आइडियोलॉजी का छापा लग जाएगा इनके ऊपर कि उनको ज्ञानोदय हो जाएगा कि नहीं अभी मुझे, मेरा जिंदगी बीजेपी में है और पूरा बीजेपी ही देश को चला पाएगा। तो फिर ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। और मैं एक्चुअली बंगाल में बधाई देती हूँ, और हमारे राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके थे, अगर बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी तरीके से सरकार निभाया होता तो बीजेपी को इतना आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं होती। और हम पहले से बोल चुके हैं बंगाल में कि, और खास करके राष्ट्रीय पार्टी का दिक्कत बंगाल में ये हुई थी कि हम ममता बनर्जी को आगे एक नेता
को मान के हमारे पार्टी में बढ़ाव दिए थे। राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी जी तक सबने उनका बढ़ाव दिए थे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बनाए थे उनको। पर बाद में ये हो गया कि उनको अपने रास्ता लेना था, तो अपने खुद की पार्टी शुरू कर ली। हमारा पूरा केडर वहां ठीक है, बहुत कारण है स्वाति, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें तो वही वाला हुआ कि ना अब कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस क्या करेगी? घर बैठ जाएगी, चुनाव लड़ेगी, क्या करेगी? अब उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना। बोलिए। नहीं, आप दुर्गेंद्र जी एक बात तो समझना चाहिए कि चीजें ये होती है, हम जब इंडिया अलायंस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, हम ऊपर के स्तर में हम जब अलायंस करके हम पार्टियां बना रहे, पार्टियां जोड़ रहे, और एक संविधान विरोधी पार्टी के खिलाफ हम जब आंदोलन कर रहे, तो फिर बहुत सारी स्टेट में ऐसे प्रभाव हमको मतलब ऐसे परिणाम हमें फेस करना पड़ेगा, और उसके नतीजा ही यही है। और आप बिलीव करेंगे कि या नहीं करेंगे, आप खुद आपके चैनल्स में इसका रिपोर्ट किए होंगे कि विजय तलपति ने पहले हमारे साथ अप्रोच किए थे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया हमें कि नहीं, हमें आपका समर्थन चाहिए, नेशनल पार्टी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, तो फिर हम जितने सीट्स आपको चाहिए हम देंगे। पर एक लॉयल्टी जो हमारी पार्टी के साथ थी, डीएमके के साथ बहुत सालों से हमारा जो रिश्ता थे, पॉलिटिकल रिश्ता थे, तो उसको निभाने के लिए हमने इनकार कर दिया तलपति विजय से। हमारा जो भी अलायंस हो सकते थे, पर जरूरी नहीं है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि कुछ बड़े मुद्दों को लेने के लिए कुछ छोटे छोटे चीज खो जाना पड़ता है। शायद मुझे लगता है कि ये भी उसी का नतीजा और असर है। ठीक है, थैंक यू आलोक जी। कांग्रेस पार्टी तो ये कह के बच रही है, अब विजय खेड़ा मैं आऊंगा विजय खेड़ा, मैं आपको मौका दूंगा। रुकिए विजय खेड़ा, आपकी आवाज नहीं जा रही। विजय खेड़ा प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। अब जरा थोड़ा चर्चा को आगे ले जाने दीजिए। आलोक जी, स्वाति जी कह रहे नहीं, आपस में मत लड़िए प्लीज, आपस में नहीं, मैं मौका दूंगा। विजय जी मैं मौका दूंगा। चलिए विजय जी 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज लगाया गया है कि हम दूसरी पार्टी को, आपके लोगों को ले लेते हैं। अगर कोई आता है तो राहुल गांधी को छोड़ के हम सबको लेने के लिए तैयार हैं। नहीं, 10 दिन पहले जो हमारे पार्टी में रहे, ऐसा क्या बदल दिया? ऐसे क्या अरे विजय जी, अभी आप कह रहे थे कि कार्यकर्ता घुटता रहता है, कांग्रेस को मैं तरजीह नहीं दी इसलिए वो चला गया। तो आपके लोग बीजेपी में तो बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, तो आपका जो मूल काडर का कार्यकर्ता वो भी घुट रहा होगा, फिर वो भी घुट रहा होगा। मुख्य कांग्रेसियों को जिनके पास नेतृत्व की क्षमता है, हमने तो नहीं बोला गुलाम नबी जी को भेज दो, मैंने तो नहीं कहा था कि नहीं, आपके पास इसका मतलब नेतृत्व क्षमता वाले लोग कम हैं। कौन चाहता है? राहुल गांधी है, उनको सरकार छोड़ना अलग है, लालच देना। ठीक है प्लीज ठीक है विजय खेड़ा जी। स्वाति जी प्लीज, मैं आलोक जी को चर्चा में लेता हूँ। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी ये कहकर बच रही है या बचना चाह रही है कि भाई हम एक बड़े कॉज के लिए छोटे छोटे जो हैं, जो त्याग हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, वो करने पड़ते हैं। इसके पीछे हम क्या माने, और ये पूरा जो जनादेश है इसको किस तरीके से देखते हैं? आलोक जी। दुर्गेंद्र जी धन्यवाद। आपके सवाल के 2 पहलू हैं, अगर मैं दूसरा जवाब नहीं दे पाऊं तो आप जरूर पूछ लीजिएगा विपक्ष वाला। पहला ये, आपको जो सबसे बड़ा मैं पूरी एक तस्वीर रखना चाहता हूं, ये जो चुनाव है मुख्य तौर पर ये नैरेटिव की लड़ाई है, और नैरेटिव की लड़ाई में मैं कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी उतनी सफल नहीं दिखाई नहीं देती, मैं कहूंगा हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे पा रही हैं। इसकी वजह है क्योंकि ये चुनाव बेसिकली केंद्र के जो प्रभुत्व है, केंद्र की जो ताकत है, केंद्र के जो संस्थाएं हैं, उनके आधार पर ये चुनाव लड़ा गया। मैं ये नहीं कहता कि देखिए इसमें चुनाव आयोग की जो महत्ता है ये आप सब समझते हैं, एक चुनाव आयोग का SIR है, मुझे उसमें भी कुछ नहीं कहना, लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? ये वही चुनाव आयोग है जब वो कई फेजेज में चुनाव करता है, और ये वही चुनाव आयोग है भी लास्ट फेज के बाद में भी कई दिन लेता है अपनी वोटिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, और यही चुनाव फेज है उसमें SIR बहुत जल्दी करना चाहता है। दूसरा, आपने ट्रिब्यूनल बनाया। अभी देखिए कुछ पैनलिस्ट ने वो बात कह दी है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि 91.3 लाख वोटर काटे गए, ECI ने 58 काटे, फॉर्म 6 से 6 लाख करीब वापस लौट गए, और SC में 27 लाख केसेस पेंडिंग थे। उसमें तो मैं महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं कहना चाहूंगा कि आपने किया क्या? आपने कहा ट्रिब्यूनल में फर्स्ट फेज के दौरान कितने मामले सुलझाए? 139 मामले ये रिजॉल्व कर पाए। और सेकंड फेज में इन्होंने किया 1474,
1,500 से भी कम मामले सुलझाए। संख्या कितनी बड़ी थी? 27 लाख। आपके जज साहब क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं है तो बाद में वोट दे देंगे। अब इस घटनाक्रम के बीच में आप ये समझिए, केंद्र ने वहां पर करीब 2,40,000 सैनिक, वहां पर अर्ध सैनिक बल वहां पर तैनात कर दिए गए। अब गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, वो वहां पर माइक से अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर 60 दिन तक पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। यानी जिस दिन वो अनाउंस करते हैं उस दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास में था, गृह मंत्री के पास में नहीं था, क्योंकि जिस समय चुनाव चल रहा होता है बहुत सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास ही होते हैं। तो आप अगर जहां तक बात करें तो अतिक्रमण की तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब एक मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा यह है कि स्टेट जो राज्य था वो पोलराइज हो गया था। अब ये हिंदू वाला और बनाम मुस्लिम, एक ये इसके काट में जो ममता बनर्जी लाई थी आउटसाइडर वाला, वो मुद्दा नहीं चल पाया, बिल्कुल नहीं चल पाया, उसका वो नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाई। अब दूसरी बात है, महिलाओं की सुरक्षा का भी नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाई। अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा, महत्वपूर्ण चीज ये है कि पूरे नैरेटिव में आपको क्या लग रहा है? अगर एक पैटर्न समझ में आ रहा है, केंद्र में जो सत्ता है वो अपने तमाम संस्थाओं के बलबूते किसी राज्य को हथियाना चाहती है। मैं इसको हथियाना शब्द का इस्तेमाल करूंगा, हथियाना चाहती है, और वो हथियाने में सफल हो पाती है, क्योंकि एसआईआर का प्रयोग बिहार में हुआ था, लेकिन टारगेट जहां तक मुझे लगता है कि वो पश्चिम बंगाल था। मुझे एसआईआर पे आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर इतने कम समय में किए जाने पर आपत्ति है। उसके लिए समय दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। अब मैं पूरा जो एक तस्वीर निकल करके आ रही है, जैसे आपने कांग्रेस की बात करी, मैं अभी कांग्रेस के बात के जवाब में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं कहूंगा पूरे भारत का अगर आप ये नक्शा उठा करके देखें तो विपक्ष को खत्म करने का एक पैटर्न आपको नजर आएगा। सबसे पहला पैटर्न अगर आप शुरुआत करिए, अभी जैसे आपने कहा कि बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस को नहीं छोटे दलों को साथ में लेती है, करती है। चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। सबसे पहले पीडीपी को लिया, पीडीपी को कहां पहुंचा दिया। फिर आ जाइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में किसको लिया? उद्धव ठाकरे को तोड़ करके किसको लिया? एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे कहां पहुंच गए देख लीजिए। तीसरा नंबर आ जाइए बिहार, बिहार में नीतीश बाबू को लिया, नीतीश बाबू कहां पहुंच गए? ठीक। उड़ीसा आ जाइए, उड़ीसा में क्या हुआ? हमारे पटनायक साहब का, वहां पहुंच जाइए। तो अब वो उसका नंबर अब आते आते ममता बनर्जी आ गया। विपक्ष में 3 नाम प्रमुखता के साथ में चल रहे थे पिछले 3-4 सालों से, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, और एक नाम एकदम से स्लिप कर गया, नीतीश कुमार। ये 3 नाम, नीतीश कुमार नहीं, हाँ नीतीश कुमार। 3 नाम प्रमुखता के साथ में चल रहे थे कि जो विपक्ष को के दावेदार के रूप में, गठबंधन के अलायंस के दावेदार के तौर पर उभर रहे थे। आपने उनमें से एक को खत्म किया जिनका नाम है नीतीश बाबू, दूसरा आपने निशाना बनाया टीएमसी का, और तीसरा जो इस चुनाव में जो आपने निशाना बनाया, जो आपके डिलिमिटेशन से लेकर के आपका फाइनेंस कमीशन में जो बंटवारा राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व का जो बंटवारा होता था, वो सबसे प्रमुखता के साथ इस देश में वो मुद्दा उठाया स्टालिन ने, मतलब तमिलनाडु ने उठाया। आपने ये तीसरा वो उठाया। अब यानी आप समझिए कि विपक्ष को आपने हाशिए पे कर दिया। अब जो ये पैटर्न समझ के आ रहा है कि विपक्ष मुक्त सरकार, ये मेरे को लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। और जिस तरीके से एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कयास लगा रहा हूँ, केवल अंधेरे में तुक्का लगा रहा हूँ, वो ये है कि कहीं ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता का नाम आ जाए जिसने लोकसभा की तमाम सीटें छीन ली थी इनसे। हो सकता है अब अगला निशाना वो। ठीक है, तो मान रहे हैं, कि बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि यूपी भी अब भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रमुखता से लड़ेगी, मजबूती से। बिल्कुल, मैंने बताया कि अब एसआईआर में मेरा नाम कट गया। मैं यहाँ पर इस प्रदेश में पत्रकारिता कर चुका, मैं उस प्रदेश में उस समय संपादक था। 2003 में मुझे अपना नाम लिस्ट में नहीं मिला, और मुझे कम से कम 8 बार दौड़ना पड़ा, तब जाकर के मैं अपना नाम जुड़वा पाया हूँ वोटर लिस्ट में। तो ये तो स्थिति है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विपक्ष को खत्म करने की है, और केंद्र के तमाम संसाधनों का इस्तेमाल। और सबसे ज्यादा जो गलत है वो ये है कि ईडी का इस्तेमाल, आपने आईपैक पे छापा डाला और उसको आपको जमानत पे कब रिहा करना, ये तो मुझे ख्याल से दुर्गेश जी आपने ही कार्यक्रम में बोला था। कार्यक्रम किया भी था हमने, इसी पे कार्यक्रम किया भी था। अब सोचो किस समय गिरफ्तार करते हो, किस समय उनको जमानत मिल जाती है। कुछ ऐसी, मतलब एक इसको आप मैजिक बोलेंगे या क्या करिश्मा बोलेंगे या
कुछ और भी नाम अगर आप देना चाहें तो कई संसदीय नहीं ठीक होता है, है, मैं इस समय नहीं ठीक देना है। चाहता। मैं आऊँगा आलोक जी, राकेश सिंह परमार की तरफ जाऊँगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। परमार साहब, कुल मिलाकर बीजेपी, जाहिर सी बात बहुत सारी बातें भी इस कार्यक्रम में हुई। कोई कह रहा कि भाई जो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल होता, ये होता वो होता, इनको तोड़ दिया उनको तोड़ दिया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं भाई हमारे लोगों को तोड़ दिया। भाई ये विपक्ष को बलहीन करने के लिए सत्ता पक्ष का या किसी भी दल की रणनीति भी तो हो सकती है, रणनीति का हिस्सा भी तो हो सकता है। और विपक्ष को किसने रोका कि वो अपनी अच्छी रणनीति ना बनाए? राकेश जी। नमस्कार और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते। 2-3 बातें मैं चाहूंगा कि 30-35 सेकंड में अपने तरफ से बोलिए। कह दूं आपके प्रश्नों का अलग में। देखिए, अभी आलोक सर बोल रहे थे, मेरे से बड़े उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, मेरी हैसियत नहीं उनको जवाब देने का। लेकिन एक चीज बताइए, जैसे सर ने बोला कि मेरा ही नाम कट गया, क्यों कटा? आपने पता बदला था? अगर नहीं बदला था तो जिस तरह से आपने 8 बार दौड़ कर अपना नाम लगवाया, बाकी को किसी ने मना किया था कि आप अपना नाम मत लगवाइए? वो तो बुलाया गया था, कोई आया ही नहीं। मैं बिहार का उदाहरण देता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का रहने वाला, मैं अपने भी गांव बलिया में हूँ, इसीलिए थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। मेरे गांव के बगल से बिहार चालू हो जाता है, चुनाव आयोग बुलाता रहा, कोई गया ही नहीं, तो घर जाएगा? घर के पता में तो घर का पता ही नहीं था। इसी वजह से अच्छा SIR और आपको क्या परेशानी है भाई? अगर आपका नाम जेन्युइन है, ममता बनर्जी SIR कर्मियों के साथ धरने पर गई, रैली निकाल लें। पहला बार कोई संविधान का शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री जो संवैधानिक सीट पर बैठा है, वो सरकारी कर्मचारी के साथ धरने पर रैली का नेतृत्व कराए कि हम काम नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करने का नेतृत्व मुख्यमंत्री स्वयं की है। चलिए, वो बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। क्यों विपक्ष खत्म हुआ, वहीं पर बात आते हैं। आप इस बात की तारीफ क्यों नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना माइक्रो मैनेजमेंट किया था? पंजाब का बिट्टू बंगाल में था, 15 घर, 50 घर, 60 घर वहां पर सिखों का होगा। वो 60 घर के लिए कैबिनेट मंत्री को भेजा गया था कि अपने सरकारों को अपने भाषण में बताओ कि बाजी तुसी ग्रेट हो, तुसी भाजपा ना ला जाओ। एक केरल का मंत्री है, पता नहीं 50 घर होगा कि 60 घर होगा बंगाल में केरल का, वो केरल का कैबिनेट मंत्री गया हुआ है अपनी बात रखने के लिए केरल भाषा में। मुझे मलयालम में नहीं आता, मैं क्षमा चाहूंगा। यह माइक्रो मैनेजमेंट विपक्ष को करने से किसने रोका? अभी चंद्रशेखर ने बोला कि विजय ने हमसे हाथ बढ़ाया था, हमने हाथ ही नहीं पकड़ा। इस किसने रोका था भाई? ये राहुल गांधी की दूरदर्शिता के प्रति प्रश्न चिन्ह नहीं है कि एक आदमी जो आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, मेरे साथ कोलैबोरेशन कीजिए। विजय ने भाजपा से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि भाई मेरी मतभेद है भाजपा के साथ, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। कांग्रेस को लपकना चाहिए था, अकेला राहुल गांधी ने मना कर दिया था। आज विजय आप कह रहे हैं कि मेरे पास 5 सीट आई है, मैं आपके साथ जा रहा हूं। इसका क्या मतलब है भाई? इन सब चीजों को देख करके लग रहा है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा ने किया है, जो माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा के पास है, वो आपके पास नहीं है। और आप नहीं लड़ सकते चुनाव उनके मुकाबले में। आपको चुनाव लड़ने से किसने मना किया था? बूथ लेवल पर जो भाजपा ने काम किया। अच्छा, पश्चिम बंगाल पर बात आई है, यह किसी ने नहीं कहा कि जो लूट TMC के कार्यकर्ताओं ने किया। सर को बोलिए, आपकी आवाज राकेश जी नहीं आ रही, राकेश जी को फोन से जोड़ा जाए। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, चूंकि आप सुदूर गांव में हैं, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि आपकी आवाज दर्शकों तक सही जा पा रही। मैं आऊँगा, माफ़ी के साथ मैं रोक रहा हूँ आपको। राकेश जी को फ़ोन पर जोड़ा जाए। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य की तरफ जाएंगे। कर्नल भट्टाचार्य लगातार मेरे कार्यक्रम में जो रहता है, मेरे प्राइम टाइम शो में लगातार वो रहते हैं, और कर्नल भट्टाचार्य ने कारण समेत लगातार यही बात कर रहे थे कि 4 मई को दीदी की सत्ता नहीं बचेगी। आज वैसा ही हुआ है। वो कौन से 3 बड़े कारण हैं जो ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए काफ़ी हैं? नहीं, मैं अभी बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है। यहाँ पे मिला सुनील बंसल जी, जो क्या बीजेपी का मेन आर्किटेक्ट माना जा रहा है।
चाणक्य बोला जा रहा है उनको। तो मैंने काफी आदमी का साथ बातचीत किया है, लेकिन सबसे पहला है ये इस इलेक्शन में ममता बनर्जी का कोई पॉइंट ही नहीं था सिवाय SIR को बंद करने का। और पूरा चुनाव में टीएमसी कुछ नहीं बोला, हम कैसे देश को आगे ले जाएंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, कोई पॉइंट नहीं था। कैसे ये SIR बंद किया जाए, इसके बारे में इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया है। माँ माटी मानुष, माँ को दर्शन करो, माटी में खून बहलाओ और मानुष को एकदम करप्ट कर दिया है। मेरे को लग रहा है ये तीनों पॉइंट इज द, आपने जो बताया, द मेन रीजन। इतने सारे महिलाएं के ऊपर रेप केस है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, और जस्टिफिकेशन दे रहा है जे वो प्रेग्नेंट था, उसका लव अफेयर्स था, वो गलत तरीके का लेडीज है। ये सब मर्डर केस में यही बोल रहा है। और दूसरा है मिट्टी जमीन बेचा गया है, जो क्या स्टेडियम बनाने के लिए, मार्केट बनाने के लिए बनाया है, और तालाब को मिट्टी से भर के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया और वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गया है। मतलब मिट्टी का भी सत्यानाश किया है और मनुष्य को इतना करप्ट कर दिया है। बंगाल में अभी दुख की बात है जे कोई ये करप्शन इज किसी के पास कुछ लाखों रुपया आता है, वो सोचता है कि ये तो ठीक ही है, ये पॉलिटिशियन तृणमूल करता है, इसका मतलब इसका पैसा तो ये तो चोरी करता ही रहेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर ये दो बड़े मुद्दे हुए, और बीजेपी ने, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है उसको एक तरीके से बीजेपी ने वहाँ प्रस्तुत किया जनता के सामने कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिला अपराध करने वालों का हश्र होता है, जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचारियों का के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ ने भी वहाँ पर जनसभाओं में की हैं। और मुझे लगता है जिन जनसभाओं में वो गए हैं तो स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है वहाँ से। प्लस एक पुलिस IPS ऑफिसर्स मिस्टर शर्मा को लेके आए थे और डायमंड हार्बर में, वो जहांगीर को धमकी दिया है जे वो तृणमूल बोल रहा है, वो शूटर है, मतलब वो अपराधी को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। और जहांगीर वहां पे वोट में खड़ा हुआ था, वो सीधा जाके धमकी दिया है जहांगीर का फैमिली वालों को, जे जहांगीर को सुधर जाने के लिए बोलो, नहीं तो आप लोगों को रोना पड़ेगा। मतलब ये डायलॉग शायद जनता को पसंद आया, क्योंकि ये किसी कर्नल साहब, ये किसी संविधान विधान नाम की कोई चीज है? एक जो संविधान की शपथ लेता है अधिकारी, वो इस तरह की बातें करता है, संविधान नाम की कोई चीज है? तो फिर चुनाव ही क्यों करा रहे हैं? शांति से ममता बनर्जी को हटा के छुट्टी करो। अब तो खैर हटी गई, जनता ने हटा दिया उनको। तो ये अगर जनता हमारी इतना प्रसन्न हो रही है इस गैर संवैधानिक बात करने वाले अधिकारियों से, नेताओं से जो हेट स्पीच कर रहे हैं, तो फिर क्या कहें हम देश के लिए? भाई मेरे पास तो शब्द ही नहीं। और आप तो फौज में रहे हैं, फौज संविधान से चलती है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, कभी कभी जनता ये स्ट्रॉन्ग जो आइडियाज है, ये जो बुलडोजर है, और ये जो जोगी जी का डायलॉग आप लोग सभी को मालूम है, ये डायलॉग आम जनता के लिए बहुत पसंदीदा है। मतलब हमने वी विल एम्प्लॉय ऑल फोर्सेस, और जितना तरीके से ये रिगिंग करता था ये सभी को अभी बंद किया है। 80,000 बूथ में एक भी बूथ में कंप्लेन नहीं आया है जो यहाँ पे। अरे भट्टाचार्य जी, रिपोलिंग हुई है ना, बंगाल में रिपोलिंग भी हुई है, ये क्यों भूल जाते हैं आप? बहुत सारी बातें निकल कर नहीं आई हैं मीडिया में। रिपोलिंग हुई तो किस लिए हुई? 80,000 बूथ में 15 बूथ में रिपोलिंग हुआ। हाँ, तो रिपोलिंग तो अपने आप में खतरनाक माना जाता है। रिपोलिंग कोई अच्छी बात थोड़ी है, रिपोलिंग कोई अच्छी बात थोड़ी है।
कहीं रिपोल हो जाए तो अपने आप में मान लीजिए कि व्यवस्था कहीं दिक्कत में है। परसेंटेज में ही नहीं आ रहा है। पहले तो कम से कम 800 बूथ में रिपोलिंग होने का चाहिए था। कोई एक मारपीट नहीं हुआ। जो भी गाड़ी में ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, किसी की जान नहीं गई, हिंसा नहीं हुई, ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। एक भी गोली नहीं चला, एक बम नहीं गिरा, एक आदमी भी मर्डर नहीं हुआ, जो क्या पिछली सारे 20 साल में ऐसे पुलिंग कभी नहीं हुआ था। सो ये एक बहुत पॉजिटिव आइडिया है एंड जनता अपना जो जिसको वोट देना था उसी को वोट दे पाया। ठीक है, राकेश सिंह परमार दोबारा आ गए हैं। परमार साहब, अभी भट्टाचार्य साहब ने कहा कि बहुत सारे जो मतलब रॉबिनहुड टाइप लोग, जो दबंग टाइप लोग, चाहे वो नेता हो चाहे अफसर हो, उनको बड़ा बंगाल के लोगों ने पसंद किया, और असम में तो मुख्यमंत्री ही दबंग हैं। नहीं, देखिए, मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आपको इनकाउंटर करना पड़ा मतलब कानून फेल हो गया, बुलडोजर चलाना पड़ा, खत्म हो गया है, तब आपको यह करना पड़ा है। लेकिन देखिए होता क्यों है, आप 1952 से लेकर के अब तक की अगर आप राजनीति को देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, जनता की सुनवाई कहीं हो नहीं रही है लोकतांत्रिक तरीके से। मैं सुन रहा हूँ, आप लोग मेरे को सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है। इसके हाँ, देखिए आइडियल हिसाब क्या होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हो, एमएलए हो, एमपी हो और हमारा सरकार हो, वो सब काम करे, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तब जाकर के मुझे अंधेरे में एक कुछ मिलता है कि एक अपराधी में बुलेट, देखिए मैं आप बुलेट बात है ना, अतीक अहमद को गोली मारते सरकार ने निर्णय लिया था कि वो टीवी पर चले, वो अकस्मात नहीं था। क्यों? क्योंकि बाकियों को बताना था कि अगर आप इस तरह की आतंक करेंगे। अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद ने पुलिस वाले को पकड़ लिया था जो एसपी रैंक का अफसर था। मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह ने फोन किया, अतीक भाई छोड़ दे यार, जाने दे भाई। तो नहीं, ससुरे को रहने दे 2-4 दिन। या अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल बात कर रहा हूं मैं कि एक मुख्यमंत्री एक बदमाश को फोन कराए कि भाई छोड़ दे, एसपी स्तर का अधिकारी। अरे नहीं भाई जी, ससुरे को 2 दिन रहने दो। इस स्थिति में जब उसके भेजे में गोली लगती है तो लोगों को संतुष्टि होती है कि यह ठीक हुआ। वो मुलायम सिंह को फोन करना भी बड़ा गलत है, मैं उसका भर्त्सना करता हूं, और भेजे में गोली मारने को भी भर्त्सना करता हूं। लेकिन चौहान साहब, अगर हमारी पुलिस बढ़िया व्यवस्था करती, अतीक पैदा हुआ तो उसको मरना ही था, क्योंकि जो आया है उसको जाना है, और अपराधी इसी तरीके से आया है और उसी तरीके से जाएगा। तभी लोगों के दिमाग में सरकार के प्रति वो आस्था मजबूत होती है। संविधान को क्या करें परमार साहब? संविधान का खूंटी पे टांग दें? क्या करें उसको बताइए? या तो इसको खत्म कर दीजिए, संशोधन करा दीजिए कि भाई गोली मारना जायज है संविधान में, ठीक है, अपराधी को पड़नी चाहिए गोली, लेकिन संविधान की बार बार लोग दुहाई देते हैं, वो क्यों, उसका क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 1952 से अगर संविधान के तहत काम होता तो गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ती। गोली कम मारने की जरूरत पड़ी जब आपने संविधान को आग लगा दिया, संविधान को बलगल में रख दिया, जिस तरह से रद्दी में पड़ा हुआ होता है। अगर संविधान होता, अतीक पैदा नहीं होता, अंसारी पैदा ही नहीं होता। संविधान में कहीं लिखा है कि पैदा हो? ठीक है, संविधान में लिखा है। ठीक है, धन्यवाद। इतना मजबूत एक बदमाश को फोन करे तभी जाकर के होता है। यह एक्शन का रिएक्शन है। आपका शुरू में एक्शन होता, ये जिस दिन पॉकेटमारी किया था उसी दिन कोई दरोगा इसके धन्यवाद देता 4-5 लट। धन्यवाद। ये बड़ी आइडियल बातें हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी कि मौजूदा सरकारों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महेंद्र सिंह, अभी इस पूरी चर्चा में निकल कर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि जो जनता है अब वो अपने हीरो तलाश रही। उनको काम करे, अच्छी बात है, काम कर दे तो बोनस में है, उसको अन्न राशन, उसके पेट का ध्यान रख लें सरकारें, अच्छी बात है, लेकिन उसको सरकारों में हीरो चाहिए कि साहब इसको ज़मीन पे गिरा देंगे, इसको गोली मार देंगे, इसको ये कर देंगे, इस पर बुलडोजर चला देंगे। ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है और इसको किस तरीके से हमें देखना चाहिए महेंद्र सिंह? सर, ये हमारा जो समाज है ना, अभी भी उसी पुराने ढर्रे का समाज है, जिसमें पहले जमींदार होते थे, राजे महाराजे नवाब और वो सारी चीजें, मतलब जहां पर बाहुबल, पावर, वो सारी चीजें। तो अभी भी उस समाज में, मानसिकता में, जो हमारा शासन प्रशासन में जो लोग हैं, उनको यही लगता है। उनको गरीब नहीं लगता है, उनको शिक्षित नहीं लगता है, उनको समझदार नहीं लगता, उनको गांधीवादी नहीं लगता। उनको लगता है कि ये तो बड़ा कमजोर आदमी है। उनको लगता है कि
2 थप्पड़ मारो, 2 कानपुर की भाषा में बोले 2 कंटाप मारो, इसको भी सही हो जाएगा। ये जो मानसिकता है हमारे अंदर कंटाप मारने वाली, ये अंदर तक रची बसी हुई है हमें। और जब हम खुद फंसते हैं तो फिर कहते हैं देखिए साहब मेरे इसने धक्का दे दिया, मेरे को उसने मार दिया, ठीक है, फिर हमें बहुत अच्छा ये इसने करी है प्रशासन। अरे भाई वो सबसे अनफिट आदमी है, सबसे अनफिट आदमी। एक तो न्याय काम वहां पर पुलिस को नहीं है जिस तरीके से, लेकिन उन्हीं को हम ऐसे ही क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स अगर पॉलिटिकल उनके ऊपर हाथ ना हो और ये प्रशासन उनके ऊपर हाथ ना रखे, कोई क्रिमिनल बन ही नहीं सकता। सभी को पता होता है किसी वीआईपी का फोन चोरी हो जाए वो 24 घंटे के अंदर बरामद करके पुलिस वाले दे देंगे। हमारा आपका हो जाए बड़ा मुश्किल है, 2-2 महीने लगेंगे, हो सकता मिले ही ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सिस्टम को खराब करने वाले यही लोग हैं जो इसको कहते हैं कि अपने अपने लाठी और अपने हिसाब से ही कानून को हाँकते। संविधान की कोई वैल्यू नहीं, संविधान का कोई मतलब नहीं, कोई वही एक टूटी में टांग दो उसको। उनको ये लगता है कि तत्काल न्याय चाहिए। हैदराबाद में एक ऐसे ही हुआ था, एक डॉक्टर का जब हुआ था, और देखिए कितने इनोसेंट लोगों को पकड़ के सीधे न्याय कर दिया गया। बाद में ऐसे बहुत ऐसे यहाँ मुरादनगर में हुआ था, कितने लोगों को नहर में मार के कर दिया गया था। ऐसे गाजियाबाद से उठा के ले गए थे बहुत सारे लोगों को, वो सब बरी हुए। बाद में वो सब कितने के ढेर सारे पुलिस वाले उसमें तो ये कतई इसको तो इस बारे में तो बिल्कुल कंडेम करना चाहिए कि इस तरीके की चीजें, इसका कोई स्थान ही नहीं है लोकतंत्र में। हम किस तरीके का सभ्य देश बना रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल है ना। हम अगर लोकतंत्र में अगर मान लिया पिछले की सरकारों ने ठीक से काम नहीं किया, तो क्या आप भी वैसे ही काम करेंगे? क्या आप भी वैसे ही काम करेंगे? आप कानून के तहत काम नहीं करेंगे, और आप ये करके दिखाइए ना कि हम कानून के तहत। सर मुझे दूसरे टीवी पे जाना है, नमस्कार। हाँ नमस्ते, नमस्ते, बहुत धन्यवाद, आप जाइए। हम संविधान के तहत सीधा कर सकते हैं, तो ये तब संविधान का शासन होगा। लेकिन उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सत्ता में वैसे ही लोग हैं और उसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, फिर बहुत मुश्किल। ठीक बात है महेंद्र सिंह, जैसे महिला वाला मसला था, वही महिलाओं को जो सहायता दी गई डीबीटी के माध्यम से तमाम जगह अन्य राज्यों में, वहाँ बीजेपी की सत्ता प्रचंड बहुमत के साथ आई है, वापसी हुई। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं ममता बनर्जी से इतना नाराज हो गई? क्या बड़ा कारण रहा? मुझे लगता है इसमें 2-3 कारण ऐसे हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो हमें कागजों पे जो दिखती है बहुत अच्छी, शायद उतनी अच्छी नहीं रही हो। महिलाएं क्योंकि वोकल कम होती हैं और उनको ये एहसास हुआ हो कि अब थोड़ा चेंज चाहिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती, 15 साल शासन के बहुत होते हैं किसी भी सरकार के लिए। दूसरा ये कि मैं ये नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह, असम में नहीं इनकम्बेंसी दिखी? असम में क्यों नहीं दिखी? वहां भी तो सरकार बीजेपी की है, पुरानी सरकार है, 15 साल हो गए। वही मैं उसी को आगे कह रहा था कि जहां पर आपका तंत्र बड़ा मजबूत होता है चुनाव में, तो वो बहुत चीजों को ढक देता है और आपके फेवर में चीजें ला देता है। जैसे आसाम में उनके पास मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। खुद मुख्यमंत्री की पत्नी एक मीडिया हाउस चलाती हैं और बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, बहुत सारे चैनल है, बहुत सब कुछ है। तो एक तो वो फायदा मिलता है नैरेटिव सेट करने में। दूसरा ये होता है कि आप जब किसी के एक नैरेटिव में मतलब बह जाते हैं, ठीक है, जैसे अच्छे दिन वाला नैरेटिव था कि अच्छे दिन आएंगे, तो बह गए लोग। तो कुछ नैरेटिव ऐसे होते बह जाते हैं, जैसे था ना कि हर घर पानी पहुंचेगा, क्या पहुंच गया क्या पानी हर घर? बहुत बढ़िया अच्छे कैंपेन चलते थे। अब अभी प्रकाश जी कह रहे हैं कि वहां भाई मीठा तेल देंगे, इस बात पे लोगों ने वोट दे दिया, मीठा तेल। तो ये बड़ी गजब बात है कि भाई जहां मीठा तेल, कड़वा तेल और राशन, मिट्टी का तेल, ये मूल ज़रूरतें हैं, और पार्टियां और सरकारें वो कह रहे हैं कि ठीक है, पिछली बार जिताया था तो राशन लिया था, इस बार जिताओगे तो मीठा तेल ले लो। तो इस तरीके से अगर चुनाव हो रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि विपक्ष को एक बार फिर अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या जनता के हित के लिए क्या ये सरकारें बन रही हैं, एक बड़ा सवाल है।
विपक्ष को संदेश, बीजेपी को जनादेश। ये आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का ये चुनाव परिणाम है, विधानसभा चुनाव परिणाम। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक भदौरिया इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। आलोक जी, तमिलनाडु को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि स्टालिन लगातार विपक्ष में बहुत मुखर आवाज, और ऐसा लग रहा था कोई सर्वे विजय को इतना ज़्यादा वेटेज दे नहीं रहे थे। क्या वजह है तमिलनाडु में कि बिल्कुल विजय की पार्टी एक बहुत बड़े गेम चेंजर के रूप में आई? और जिस तरीके से भी कांग्रेस के नेता कर रहे थे कि वो विजय कांग्रेस से संपर्क में थे, तो क्या कांग्रेस अपनी रणनीतिक भूल कर रही है, इस वजह से ये दिक्कतें उसके लिए हो रही हैं? आलोक जी। दुबेन जी, इसमें 2 चीजें हैं। तब अगर जहां तक आप तमिलनाडु का कहेंगे, आपके सवाल का जो पहला अंश है जी, तो तमिलनाडु एक हमेशा करिश्माई नेतृत्व की तलाश में रहता है, और उसमें करिश्माई नेतृत्व ने हमेशा असर दिखाया है। और आज नहीं, ये करीब एमजीआर के जमाने से आया है जी। मतलब 3 दशक से, जब से द्रविड़ राजनीति वहां पर हावी हुई है, तब से ये सारी चीजें आई हैं। विजय थलपति ने जो ट्रेंड सेट किया, वो ट्रेंड सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उसको पुरानी पीढ़ी का नेता बता दिया, पूरी डीएमके को पुरानी पीढ़ी की पार्टी बता दी। वो कहने लगा कि यार ये तो अंकल की पार्टी है भाई, ये हमारी पार्टी थोड़ी है, आपके माता पिता की पार्टी है। तो ये जो यूथ को जो उन्होंने जो फोकस किया, ये चीज सबसे प्रमुख रही। और जिस अंदाज में फोकस किया, देखिए तमिलनाडु, मैंने जैसा पहले कहा कि हमेशा करिश्मा से आगे ये नतमस्तक रहता है, तो उसी तरीके से विजय थलापति ने एड्रेस किया पब्लिक को, नए वोटर्स को एड्रेस किया। उनको यहां तक कहा कि भाई अपने आप मम्मी पापा को समझाओ कि अब वक्त बदल चुका है, अब नए लोगों को आना चाहिए। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। और 2 चीजें उन्होंने और साथ में कही। पहला ये कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, करप्शन नहीं होने देंगे, ये उन्होंने बहुत ही प्रमुख था। यही मेरे ख्याल से कुछ इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध जुमला 2014 में इस्तेमाल किया गया था, उसी को उन्होंने एक नए अंदाज में पेश किया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उन्होंने उसको सफलतापूर्वक उस नैरेटिव को आगे पहुंचा दिया गया। अब जहां तक ये बात है कि उसके प्रति कौन सॉफ्ट था, किसने उनको खड़ा किया, किसने पर्दे के पीछे हाथ रखा, ये सारी चीजें हैं। ये आपको नहीं, बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि विजय थलापति को हमें बनाना है और डीएमके को हटाना पहला लक्ष्य है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप डायरेक्ट नहीं हटा पाते, तो किसी के माध्यम से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर वो पर सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि एआईएडीएमके, जिसके मतलब भाजपा एक पार्टनर है, तो वो उसका सहयोग मिल जाए। एक आपका अंश तो ये हो गया। दूसरा एक आपका अंश क्या था सवाल का? हेलो, आपका दूसरा सवाल थोड़ा सा याद करिएगा, तब तक मैं आपको कुछ चीजों और बता देता हूँ जो आपके फर्स्ट राउंड में थी। जैसे हमारे बताया गया कि ये बड़े अड़ियल नेता है, तो जैसे कुछ के बारे में बात की गई। एक मिनट रोक रहा हूँ। ये पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं देहरादून में, और लगातार जो पश्चिम बंगाल और जो अन्य राज्यों में जीती है भारतीय जनता पार्टी, उसका जश्न मन रहा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में जिस तरीके से धुनुची नृत्य नजर आ रहा है, बंगाल का नृत्य है, दुर्गा पूजा में होता है, वो धुनुची नृत्य नजर आ रहा है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं, सीधे इस कार्यक्रम में हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं देहरादून में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और उनकी पूरी पार्टी, उनके नेता, तमाम लोग उत्तराखंड में ये जश्न चल रहा है। धुनुची नृत्य ये दुर्गा पूजा में अक्सर देखने को मिलता है। आज दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव, और बीजेपी के लिए ये जो आंकड़ा बीजेपी ने छुआ है अपने आप में एक करिश्माई है, और वो उत्सव जैसा ही पूरे देश में माहौल है। असम, बंगाल में जीत है, और तमिलनाडु से द्रमुक की विदाई भी बीजेपी चाहती थी, ऐसा हुआ है। केरल में कांग्रेस वाला गठबंधन सत्ता में आया है, और पुडुचेरी में बीजेपी वाला गठबंधन सत्ता में आया है। आलोक जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए जी। देखिए, मेरा मानना है कि जो अभी जो बातें बार बार उठ रही हैं कि जैसे दबंगई की उठ रही है कि टीएमसी करती थी, जो भी करती थी, तो मेरा मानना है कि वो एक कोई सी आईपीएस अफसर का भी अभी नाम लिया गया था जी। आपने उसको रोका, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जंगल राज को आप कभी भी अहमियत नहीं दे सकते।
जंगल राज का मतलब है कि संविधान से अलग एक शक्ति व आपको हासिल करना। यही तो स्टेट टेररिज्म है ना। स्टेट टेररिज्म है क्या? स्टेट की छवि सबसे खतरनाक होती है। अगर स्टेट टेरर के साथ में कोई भी नहीं लड़ पाता, चाहे कोई छोटा आदमी हो चाहे कोई वो बड़ा आदमी हो, जी कभी भी नहीं लड़ सकता। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर एक जो पैटर्न जो मुझे नजर में आ रहा है वो है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल, ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। और लोकतंत्र देखिए, हमको इलेक्टेड डेमोक्रेसी में नहीं जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और जहां तक कहने सुनने की बात है, अभी सब ये कह रहे थे कि बहुत सारे नेता हैं उनको आपने बनने नहीं दिया, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने कांग्रेस में बनने नहीं दिया गया, तो मैं कहूंगा ऐसे ही नाम क्या शायद मध्य प्रदेश में हम लोग शिवराज सिंह चौहान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो भी तो चौथी बार जीत दिला कर लाए थे। क्या हम यही उदाहरण हम वसुंधरा राजे के ऊपर राजस्थान में नहीं बता सकते? वो भी तो यही सब चीजें हुई थी। तो सवाल ये है कि आप अगर अपनी चीजों को कहे कि हमने ऐसा किया तभी ऐसा हुआ है, तो वही चीज अच्छी और दूसरा कर रहा है तो वो गलत है, वो वो उचित नहीं। अच्छा आलोक सत्ता जी। एक हथियाना एक अलग चीज है, सत्ता को चलाने के लिए लोगों की अभिव्यक्ति देना वो ज्यादा प्रमुख है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाए रखना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्ता आप ये इनके प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देश में आपका नाम होगा जब आप वोटेड इलेक्टेड डेमोक्रेसी ना होकर जब आप वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे, वही होगा। अब महिलाओं की आपने बात करी, 2% वोट ज्यादा गिरे। अब पश्चिम बंगाल है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल है, उसमें तो 10% से ज्यादा वोट गिरे। तो क्या ये सारे वोट बीजेपी को ही गए? क्या सारी अपराध में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपराध व्यवस्था की मैं कोई उसकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी राज्य की नहीं तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि सारे के सारे नए वोट होंगे सब एक ही पार्टी के पास चले जाएं? मेरे ख्याल में कि पार्टी वाइज और सीट वाइज जो विश्लेषण आएगा, मेरे ख्याल से कल तक विश्लेषण आ जाएगा, तभी पता चलेगा कि जितने वोट कटे क्या उस अनुपात में ही हार जीत का फैसला हुआ था। हमको पश्चिम बंगाल में नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 57 सीटें 8,000 से कम वोटों पर हार जीत पर तय हुई थी। 19 सीटें ऐसी हुई थी जिसमें 3,000 से कम जी मार्जिन पर हार जी जीत तय हुई थी। जी तो ये बहुत ही छोटे आंकड़े हैं। इस आंकड़े को अगर आप थोड़ा सा व्यापक और उन संदर्भ में एफआईआर के साथ में अगर हम जोड़ के देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हम जो ये दावे कर रहे हैं तो वो दावे कितने उचित हैं। और आप अगर महिलाओं के लिए कुछ अगर घोषणा करें तो वो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए सारे वोट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो पश्चिम बंगाल में 1,000 रुपए महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिल रहे थे तो उसको 1,500 कर दिया हाँ गया, तो और वो आलोक जी असर करीब नहीं एक दिखा परिवार को 8-9 हजार रुपया कुल मिलाकर जा रहा था। ये भी एक आंकड़ा आया था कि एक परिवार की जेब में 8-9 हजार रुपया ममता दीदी दे रही थी, उसके बाद भी हाँ इतनी लेकिन बुरी हार। हाँ बोलिए। हाँ मैं कह रहा था कि एक परिवार में 8-9 हजार रुपया जा रहा था सरकारी डीबीटी के माध्यम से, ममता बनर्जी दे रही थी, उसके बाद भी इतनी भयानक हार। और महिलाएं, वही मैं कह रहा था कि आपने कहा राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में महिलाओं के खाते में पैसे गए और महिलाओं ने झोली भर के वोट दे दिया, यहाँ महिलाएं नाराज हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए सर हमको एसआईआर की तारीफ करनी चाहिए और ज्ञानेश कुमार जी की भी तारीफ करनी चाहिए। थोड़ा इसके पत्ते खुलने दीजिए, 1-2 दिन के अंदर विश्लेषण अच्छा आ जाएगा। एक एक सीट की जब डिटेल्स आ जाएगी तभी ये पता चल पाएगा। अदरवाइज मुझे कोई ऐसा कोई करिश्मा नेतृत्व या बीजेपी का कोई ऐसा प्रदर्शन वहां नहीं नजर आ रहा है जिसको वो शोकेसिंग कर सके, चाहे वो यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो। कोई ऐसा, भाई आपने मुद्दा बनाया बेरोजगारी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है, क्या देश भर में बेरोजगारी बहुत कम है? जी सवाल तो ये है। जी तो ये सारी चीजें हैं। अब सवाल है कि आप इसको एक नैरेटिव कहते हैं, आप एग्जिट पोल कहते हैं, आप इसको नैरेटिव कहते हैं, तो ये एक माहौल बनाने वाली चीजें हैं। मैं इस माहौल पे नहीं जाता। मेरा मानना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। बात ममता बनर्जी के जीतने या हारने या भाजपा की जीतने या हारने की नहीं है। संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मूल्यों के तहत ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए और उसी पे ही जीत हार तय होनी चाहिए। अच्छा आलोक जी, केरल को लेकर जो हमारे पास नतीजे हैं वो एक तरीके से उसमें दिख रहा है साफ तौर पे कि अब ये भी बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत से जो कम्युनिज्म है उसकी विदाई हो गई। अब चाइना को अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि वहाँ डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म है। तो इसको केरल को किस तरह देखेंगे वहाँ के नतीजों? 10 साल बाद यूडीएफ सत्ता में आया है वहाँ। देखिए, अगर आप चीन के साथ में जो ऐसे हमारे आपके साथी पैनलिस्ट ने जो अभी बात कही थी कि वहाँ डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो अभी चाइना के बारे में नहीं जानते। वहां पर एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है। ऑथोरिटेरियन स्टेट को वो डिक्टेटरशिप से थोड़ा सा एक कदम पीछे होती है वो।
तो जिसको आप दबंग और जिसको आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत नेता ये सब कहते हैं, ये ऑथोरिटेरियन स्टेट। तो ऑथोरिटेरियन स्टेट को मैं नहीं मान सकता। हाँ, वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती हुई है, लेकिन उसमें कैपिटलिज्म के लक्षण नहीं है। इसलिए लक्षण नहीं है क्योंकि कैपिटलिज्म में सबसे होता है कि पहले उद्योगों का फायदा, कर्मचारी बाद में। और जो कम्युनिज्म का जो मॉडल है उसमें कर्मचारी पहले होता है, उद्योगों को झोली भर भर कर लूटने का जरिया, लूटने का मौका नहीं दिया जाता है। जी। तो वो उसको आप डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म नहीं कहें, वहाँ डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑथोरिटेरियन स्टेट है, पहला। दूसरा ये है कि आपने कहा कि यूडीएफ की वापसी हो गई है। बिल्कुल वापसी हुई है, एक समय के बाद में होनी भी चाहिए। सत्ता का चरित्र तो यही कहता है, क्योंकि 8-10 साल के बाद में इनकम्बेंसी तो हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी आपकी वहीं होती है और कहीं नहीं होती। जब भाजपा शासित है वहां एंटी इनकम्बेंसी यही तो बिल्कुल मेरा नहीं है। सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाकी जगह प्रो इनकम्बेंसी होती सर, बाकी जगह हाँ, प्रो इनकम्बेंसी होती है, यहाँ एंटी हो जाती है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव गढ़ा जाता है, पहले से माहौल बनाया जाता है, आपको सारे मुद्दे अपनाए जा दिए थमाए जाते हैं मीडिया में बहस करने के लिए कि आप एक ही दिशा में आप बहस करें। आप बेरोजगारी की बातें अगर करेंगे तो पश्चिम बंगाल में करें, आप वो तमिलनाडु में करें, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अगर आप बेरोजगारी की बात है आप वहां ना करें। केंद्रीय स्तर पर अगर 8 लाख पद अगर नहीं भरे जाते हैं तो आप उसकी बात ना करें, बस आप बात करें कि राज्य ने नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज जैसे घुसपैठिया, मेरे ख्याल से पिछले 5-8 सालों से भारत की राजनीति में घुसपैठिया शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है। तो इसके लिए मैं कुछ एक चीज बताना चाहूंगा कि 2000 मेरे ख्याल से 2021 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया था। इससे पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है ना, उसके पास में केवल 5 किलोमीटर का ही 15 किलोमीटर का अधिकार था बॉर्डर के आसपास, जहां वो निगरानी कर सकती थी। 2021 में इस कानून में इसमें बदलाव कर उसको अधिकार दे दिया गया था 50 किलोमीटर तक, कि 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का नियंत्रण रहेगा। अब सवाल है कि 2021 में अगर वो 50 किलोमीटर तक का नियंत्रण है, जो पंजाब में भी आता है, जो बंगाल में भी आता है, और बंगाल के 4-5 जिले हैं जैसे मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नादिया है, 24 परगना है, तो ये सब तो बॉर्डर स्टेट है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना। तो अगर इस एरिया तक अगर वो केंद्र सरकार की बीएसएफ केंद्र सरकार की बीएसएफ के पास अधिकार 50 किलोमीटर तक का, तो भैया फिर घुसपैठिया कैसे वापस आ गए, कैसे अंदर घुस जाते हैं, ममता सरकार कैसे कर लेती है भी? अगर 50 किलोमीटर तक अगर सीमा पर अगर बीएसएफ का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार का अधिकार है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकार है, तो फिर जिम्मेदारी आप किसको देना चाहेंगे? तो ये सवाल है, नैरेटिव है। नैरेटिव में ये है कि मैंने बताया था, एक थ्योरी ऑफ रिडंडेंसी होती है, बार बार एक ही चीज बोली जाती है जिससे आपको लगता है कि यही चीज सही है। तो वही हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी आप राज्य सरकार के ऊपर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फेंसिंग का नहीं किया। अरे भाई, 50 किलोमीटर तक तो उनको पूरा अधिकार था ना बीएसएफ की गाड़ी बहुत छोटा कहीं सा दौड़ अंतिम सकती सवाल थी। आलोक जी, बिल्कुल छोटा सा अंतिम सवाल कि बहुत संक्षिप्त में दीजिएगा इसका जवाब। विपक्ष को क्या करना चाहिए? घर बैठ जाना चाहिए? नहीं, विपक्ष को नहीं घर बैठना चाहिए। विपक्ष को अपने मूल्यों के तहत अपने संघर्ष करते रहना चाहिए। संवैधानिक मूल्य अलग है। किसी देश के और काल के इतिहास में 5 और 10 साल का जो खंड होता है बहुत छोटा होता है। तो संघर्ष एक होना चाहिए, और जमीनी संघर्ष पर नेताओं को सक्रिय रहना चाहिए, उनके मुद्दों को उठाते रहना चाहिए। नैरेटिव एक बार चलता है, 2 बार चलता है, और अपनी भारतीय कहावत के साथ में मैं एक बात कहूंगा, काठ की हांडी आपने एक बार चढ़ा ली, 2 बार चढ़ा ली, तीसरी बार से चली जाएगी। तो इंतजार करना चाहिए, लोकतांत्रिक रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। वास्तव में जो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का जो परिणाम आया है वो बहुत सारे संकेत और संदेश दे रहा है। और हम सीधे देहरादून का रुख करेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाजपा की प्रचंड विजय पर बोल रहे हैं।